गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। और एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में जो अब तक हम बात कर चुके हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और आज हम जिस चौथे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस। एडजस्टमेंट ऑफ पास्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस भी कह देते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस भी कह देते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, जो हमारी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में पास्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस का मतलब क्या है। तो बैलेंस शीट में दो साइड्स हैं हमारे पास, एक है लायबिलिटी और एक है एसेट। जो पास्ट प्रॉफिट्स हमारे पास पड़े होते हैं वो किस नाम से या किस रूप में पड़े होंगे, बैलेंस शीट में अगर कोई भी प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पड़ा होगा और उसका क्या नाम हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या हमारे पास जर्नल रिजर्व, ये तो प्योर प्रॉफिट्स हैं। प्योर प्रॉफिट्स का अर्थ ही है कि ये अपने आप में प्रॉफिट्स हैं जो हमने अलग निकाल के रखे थे कि भविष्य में कभी काम आ जाएंगे, फ्यूचर में कभी काम आ जाएंगे। और एक और इस तरफ क्या दिया हो सकता है, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और क्या दिया हो सकता है, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये भी प्रॉफिट्स का ही पार्ट है और ये भी प्रॉफिट्स का ही पार्ट है। ये इनको मैं कह देता हूं प्योर प्रॉफिट्स, और ये भी प्रॉफिट्स में से ही निकाल के रखे गए हैं, लेकिन इनका कोई पर्टिकुलर पर्पस है, यानी इनको आप प्रोविजंस भी कह सकते हो। क्लियर। उसके बाद अगर IFR के बारे में यहां थोड़ा ध्यान रखना कि अगर इधर IFR दे रखा होगा तो इधर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जरूर दे रखी होगी जिसके अगेंस्ट ये IFR क्रिएट किया गया है। ठीक है, सपोज इधर IFR पड़ा हुआ 10,000 और इधर इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है हमारे पास 20,000। तो IFR का अर्थ इतना ही है कि हमने कुछ प्रॉफिट्स अलग निकाल के रख दिए, इसलिए निकाल के रख दिए ताकि अगर कल को इन्वेस्टमेंट, हमारी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम भी हो जाए तो हम इन प्रॉफिट्स में से उसको पूरा कर सके, रिकवर कर सके। राइट। और ये प्योर प्रॉफिट्स हो गए, ये हमारे प्रॉफिट्स हो गए जो हमने पर्पस के लिए निकाल के रखे हैं। और अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड पे P&L अकाउंट दे रखा है तो इसका मतलब ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड पे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस दे रखा है तो ये भी एक लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इधर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस दे रखा है तो ये भी लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बात ध्यान रखना कि बैलेंस शीट में ये लॉस साथ में नहीं दिया होगा, इसका मैं आपको बोल रहा हूं कि ये P&L, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, तीनों चीजें लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन बैलेंस शीट में लॉस वर्ड यूज नहीं हुआ होगा। हमें पता है कि अगर ये तीनों चीजें
एसेट साइड पड़ी हुई है तो वो लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर ये चीजें इधर पड़ी हुई हैं लायबिलिटी साइड तो ये प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर होगी बात? अब हम ये मैक्सिमम चीजें हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार दी हो सकती हैं। अब हम अकेली अकेली चीज के बारे में बात करेंगे कि इसको जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो इन सब चीजों की क्या ट्रीटमेंट करनी है। क्लियर होगी बात? तो अब जरा ध्यान से देखना, इसको मैं रब कर रहा हूं। अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड P&L, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या जनरल रिजर्व दे रखा है तो इसका हमें एडमिशन के वक्त क्या करना है। जब भी किसी पार्टनर की एडमिशन हो और ये हमारे पास लायबिलिटी साइड इनमें से कोई चीज दे रखी हो तो हमें देखना है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में इनके बारे में कुछ दे तो नहीं रखा। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो बैलेंस शीट के बाद आपको एडजस्टमेंट्स दी होती हैं उसको मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन कहता हूं, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन ने इनके बारे में कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब इन प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किन पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। और डिस्ट्रीब्यूशन की क्या एंट्री है? हमें मालूम है कि लायबिलिटीज क्रेडिट होती है, हमें मालूम है कि एसेट साइड डेबिट को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये सारी चीजें क्रेडिट है। अगर ये सारी चीजें जो भी हमारे पास प्रॉफिट रिजर्व पड़े हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर वो क्रेडिट हैं तो उनको खत्म करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। ये तो एक बड़ा कॉमर्स का एक नियम है, अकाउंट्स का एक नियम है कि अगर कोई भी चीज डेबिट है और उसको आप खत्म करना चाहते हैं तो क्रेडिट करके खत्म कर दो। तो जनरल एंट्री बन गई P&L अकाउंट डेबिट या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है। मान लो हमारे पास इनमें से कोई चीज दे रखी है यहां पे 30,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा कि इसका क्या करना है, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट या जनरल रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। मैं मान के चलता हूं कि ए और बी पुराने पार्टनर है और सी नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, और ए और बी जो पुराने पार्टनर है इनकी रेशियो है 3:2। तो सिंपल सी बात है कि जो भी हमारे पास पुराने प्रॉफिट बचे हुए हैं उनको पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। P&L अकाउंट डेबिट और GR और अनडिस्ट्रीब्यूटेड और एक्यूमुलेटेड टू ए टू बी ओल्ड रेशियो। इसको मिल जाएगा 18, इसको मिल जाएगा 12 और इसको हम डेबिट कर देंगे 30,000 से, और ये जनरल एंट्री आपकी बन गई। लेकिन जनरल एंट्री तो आ गई, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं, करंट अकाउंट्स बनाने हैं, तो ये एंट्री ए और बी के अकाउंट्स में भी, कैपिटल अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स में भी क्रेडिट साइड पे जाएगी। यानी अगर मैं ए का कैपिटल या करंट अकाउंट बनाता हूं तो
ए की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय पी एंड एल या जीआर या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी बैलेंस शीट में इसमें से दिया गया। ए के अकाउंट में कितना चला गया? 18,000। और ऐसे ही बी के अकाउंट में, अगर मैं इसको बी का कैपिटल अकाउंट मान लूं तो उस बी की क्रेडिट साइड पे 12,000 आ जाएगा। बात खत्म। यानी हमारे पास जो प्रॉफिट्स पड़े थे, जिनको हमने प्योर प्रॉफिट्स कहा था, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बात खत्म हो गई। अब और क्या हो सकता है इसमें? और इसमें यह हो सकता है कि जो हमारे पास प्रॉफिट्स दे रखे हैं बैलेंस शीट में, वही 30,000, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या दे रखा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे को दे रखा है कि जो नई बैलेंस शीट बनेगी नए पार्टनर के आने के बाद, उसमें भी ये प्रॉफिट एज इट इज पड़े रहेंगे। यानी इन प्रॉफिट्स को बैलेंस शीट में हमने शो करना है। कौन सी बैलेंस शीट में? नई बैलेंस शीट में। बात समझ में? अगर इनको नई बैलेंस शीट में शो करना है तो एक बात तो क्लियर है कि हम इसको खत्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करें? अगर इसको नई बैलेंस शीट में शो करते हैं और करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इन प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट क्यों करना पड़ेगा? एडजस्ट इसलिए करना पड़ेगा कि अगर नई बैलेंस शीट में इनको शो कर दिया तो आने वाले समय में जो नया पार्टनर है वो भी तो बैलेंस शीट में आ चुका है। और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर ये फ्यूचर में कभी बटेंगे तो फिर नए पार्टनर को भी बटेंगे। मान लो नए पार्टनर का शेयर है 1/6, इसका मतलब ये प्रॉफिट जब भी बनेंगे तो नए पार्टनर को भी मिलेगा कुछ हिस्सा, जबकि ये प्रॉफिट तो पुराने है, ये प्रॉफिट तो कमाया ही नहीं है नए पार्टनर ने। तो इसका मतलब इन प्रॉफिट्स को आज ही मतलब जब एडमिशन हो रही है, एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट करने का सीधा सा तरीका है कि पहले जितने भी प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं उनको नई रेशो में बांटना, न्यू रेशो में इन प्रॉफिट्स को बांटना। ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। या तो जो एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, रेशो निकाल के एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, यहां एडजस्टमेंट एंट्री करने का बड़ा साधारण सा तरीका है। पहले नई रेशो में बांट दो। नई रेशो इनकी आएगी 3:1, यानी इसको मिलेगा 15,000, इसको मिलेगा 10,000, इसको मिलेगा 5,000। कब? फ्यूचर में जब भी बांटेंगे। ओल्ड रेशो में अगर मैं इनको बांटूं, ए और बी का ही हक था ना इसमें, लेकिन फ्यूचर में तो सी को भी मिलेगा 5,000। तो इसीलिए मुझे इसे आज ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसको पुरानी रेशो में अगर बांटता हूं और 12,000, अब इसका डिफरेंस निकाल लो। इसका आ गया -3,000, इसका आ गया -2,000 और इसका आ गया +5,000। यहां से हमें क्या पता लगा कि आने वाले समय में सी तो रहेगा फायदे में और ये जाएंगे नुकसान में। ये 3,000 घाटे में जा रहा है, ये 2,000 माइनस में जाएगा। कब? फ्यूचर में जब भी बटेगा। तो इसीलिए मुझे इसको आज ही एडजस्ट करना है। मैं आज क्या करता हूं, 5,000 रुपया जो सी फायदे में जाएगा और ये दोनों नुकसान में जाने 3,000 2,000, तो मैं एक एंट्री कर दूंगा आज ही, जिसको मैंने नाम दिया एडजस्टमेंट एंट्री
एडजस्टमेंट एंट्री ये तो क्लियर होगी ना कि ये 3000 ये घाटे में, ये 2000 घाटे में और ये 5000 फायदे में। फायदे में कौन था? सी। और घाटे में कौन जाएंगे? कब? अगर हमें इन प्रॉफिट्स को बांटना नहीं है और नई बैलेंस शीट में शो करना है, तो मैं एक एंट्री कर दूंगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, यानी ए को क्रेडिट कर दूंगा 3000 से, बी को क्रेडिट कर दूंगा 2000 से और सी को डेबिट कर दूंगा 5000 से। इसका मतलब क्या हुआ कि सी के अकाउंट में से, कैपिटल अकाउंट में से हमने 5000 निकाल लिए और ए और बी के अकाउंट में हमने डाल दिए। इसको डेबिट कर दिया, इसकी कैपिटल कम हो जाएगी, इनको क्रेडिट कर दिया, इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। बात खत्म हो गई। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि ये एंट्री जनरली तो कैपिटल में ट्रांसफर होती है, एडजस्ट होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया कि उनके करंट अकाउंट्स भी दे रखे हैं हमारे को, तो फिर ये एक एंट्री यहां पे ए और बी के, सी के तो कैपिटल अकाउंट्स में से आएगी, सी को तो कैपिटल को ही डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन ए के कैपिटल की जगह ए का करंट अकाउंट लिख दोगे। यानी कैपिटल चाहे कैपिटल में जाए चाहे करंट में जाए, एंट्री यही होगी, सी इज कैपिटल, टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। बात समझ में आई? तो ये तो हो गई किसकी बात? केवल प्योर प्रॉफिट्स की, प्योर प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट एंट्री। कब? अगर इन प्रॉफिट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, फ्यूचर में नई बैलेंस शीट में शो करना है और एडजस्ट करना है। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? अब आ जाओ बात, दूसरा पॉइंट था हमारा यहां पे, और क्या मैंने कहा था लायबिलिटी साइड पे और क्या हो सकता है? लायबिलिटी साइड की बात चल रही है ना। लायबिलिटी की साइड में अगर P&L, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या जनरल रिजर्व दे रखा है तो वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इधर क्या हो सकता है? IFR। और इधर क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दे रखी है एसेट साइड पे। मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है यहां पे 40,000। ये 40,000 क्या है? बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। क्लियर? और इधर IFR आपको दे रखा है यहां पे मान लो 20,000। ये दे इसलिए रखा है कि हमने कुछ प्रॉफिट्स यानी 20,000 रुपया अलग निकाल के रख लिया। क्यों? ताकि अगर फ्यूचर में कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए, घट जाए, फ्लक्चुएट हो जाए, तो हम उसको IFR में से यानी इस रिजर्व में से रिकवर कर सके। क्लियर? अब उन्होंने इसके साथ आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। 2-3 परिस्थितियां हो सकती हैं। एक परिस्थिति ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बुक वैल्यू केवल 30,000 रुपए है। एक्चुअली सॉरी, जो बुक वैल्यू है वो 40,000 है और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 30,000 रुपए है। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है? बुक वैल्यू 40,000 है लेकिन मार्केट वैल्यू 10,000 से कम है। मार्केट वैल्यू 30,000 है, मैं ये कह रहा हूं मार्केट वैल्यू 30,000 है। ये मार्केट वैल्यू कहां लिखी होगी? एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी लिखी हो सकती है और यहां भी लिखी हो सकती है। ऐसे भी लिख देता है कभी कभी कि ये तो बुक वैल्यू ही है, यहां पे अलग से लिख देता है मार्केट वैल्यू 30,000, ऐसे भी लिख देता है। बोलने पड़ेगी बात। अगर बैलेंस शीट में ये बात लिखी है तो हमें IFR का क्या करना है? अब हम इस पे बात करने जा रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर इन्वेस्टमेंट
40,000 रुपए पड़ी है, इसका मतलब क्या है, मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाता हूं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना पड़ा है वो? 40,000। कोई डाउट? और मैं यहां पे एक और अकाउंट बनाता हूं, IFR। IFR में लिखा हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000। कुल मिला के मतलब ये है कि जो भी हमारे पास एसेट्स होते हैं उनका ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे होता है, और जो भी हमारे पास लायबिलिटी साइड आइटम है उनका जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे होता है। क्लियर होगी बात यहां तक? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अगर हमारी मार्केट वैल्यू 30,000 रुपए रह गई, इसका मतलब 10,000 रुपए मार्केट वैल्यू कम होगी। अगर 10,000 रुपए मार्केट वैल्यू कम हो गई तो हमने किस में से रिकवर करना है? IFR में से। क्लियर? IFR भी कम हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट को कम करना है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट है, क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर IFR को कम करना है तो IFR क्रेडिट है, डेबिट करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई? IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितने से? 10,000 से। ये एंट्री हो गई, यानी IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट साइड पे आ गया बाय IFR। अब देखो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना रह गया? 30,000 रह गया कि नहीं है? यानी बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30,000 हो गया। यहां टोटल लग जाएगा, फिर ये फिर ब्रॉड डाउन हो जाएगी बाय टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 30,000। अब देखो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली नई बैलेंस शीट में 30,000 से हो जाएगी ना। रह गया IFR। IFR 20,000 था, 10,000 कम हो गया, कितना बच गया? 10। इसका मतलब ये प्रॉफिट्स थे जो अलग निकाल के रखे थे। 10,000 तो हमारा घाटे में पूरा हो गया, 10,000 हमारे पास स्पेयर बच गया, उसको पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2A 2B, लेकिन किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में इसको डिवाइड कर देंगे 10,000 को, तो इसको मिल गया 6,000, इसको मिल गया 4,000। देखो IFR अकाउंट बिल्कुल खत्म हो गया कि नहीं हो गया? और नई बैलेंस शीट में केवल इन्वेस्टमेंट आपकी जो मार्केट वैल्यू थी 30,000 रुपए उस पर शो हो जाएगी। बात खत्म। अब एंट्री क्या होगी इसकी? जर्नल एंट्री क्या बनती है? IFR अकाउंट डेबिट टू A टू B 6,000 4,000 और डेबिट कर देंगे IFR को 10,000 से। एक एंट्री ये बन गई और एक एंट्री ये बन गई। आप चाहो तो इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन भी कर सकते हो, एक ही एंट्री कर सकते हो। एक ही एंट्री क्या बनेगी? IFR अकाउंट डेबिट 40, टू इन्वेस्टमेंट 10, टू एज कैपिटल अकाउंट, सॉरी IFR अकाउंट डेबिट 20,000, टू इन्वेस्टमेंट
10,000, 2A's कैपिटल अकाउंट 6,000 और 2B's कैपिटल अकाउंट 4,000। क्लियर होगी बात? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? यानी हमारे पास IFR का भी सारा क्लियर हो गया। और क्या आइटम रहेगी इसमें जो आपको दे रखी हो सकती है एडमिशन में? इसके अलावा भी बैलेंस शीट में और आइटम हो सकती हैं जो प्रॉफिट्स को, रिजर्व्स को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है आपकी CBSE की बुक में, तो यही आपकी 4-5 आइटम है। लेकिन अगर कोई और ऐसी आइटम दे रखी हो तो आप उसके बारे में मुझसे बात कर लेना, मैं आपको उसका ट्रीटमेंट बता दूंगा। और एक आइटम हमारी कौन सी रह गई अब? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया हो सकता है, जब भी दिया होगा। मान लो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे को दे रखा है, फिर अमाउंट मान लेते हैं चलो जी 30,000 है। अगर ये 30,000 दे रखा है, पहली बात तो ये है क्या? हमारे बहुत सारे एम्प्लॉइज हमारी फर्म में काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में। तो अगर किसी एम्प्लॉइज को कल को कोई दिक्कत ला जाती है, कोई चोट लग जाती है, या किसी वजह से हमें उसको कंपनसेट करना पड़ सकता है, उसको कुछ मुआवजा, कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं, उसके लिए हमने एक प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट कर लिया, नाम दे दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये पड़ा हुआ है क्वेश्चन में। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड WCR पड़ा हुआ है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है आपको। कब? वी आर टॉकिंग अबाउट एडमिशन, कि एडमिशन के वक्त इसका क्या करना। अगर WCR हमारे पास पड़ा हुआ है 30,000, अब देख लो कि बैलेंस शीट में WCR 30 पड़ा है, लेकिन अगर नीचे यानी जहां उसने एडजस्टमेंट दे रखी है, जहां उसने हमारे को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, वहां पे WCR के बारे में अगर कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि कोई क्लेम है ही नहीं, वर्कर्स कोई क्लेम ही नहीं कर रहे। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम है ही नहीं, तो ये सारा का सारा हमारे पास स्पेयर है, ये रिजर्व सारा का सारा स्पेयर है, और इसको हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लेकिन किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो। जनरल एंट्री WCR अकाउंट डेबिट 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, रेशो वही क्या पुरानी रेशो है 3-2, 18,000 इसको मिल जाएगा, 12,000 इसको मिल जाएगा, 30,000 से इसको डेबिट कर देंगे। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, मैं हर बार ही बोलता हूं कि जब भी आप कोई जर्नल एंट्री करते हो तो अल्टीमेट ये उनके कैपिटल अकाउंट्स में पोस्ट जरूर करनी है, वहां नहीं भूलना कि कैपिटल अकाउंट में ये एंट्री जाएगी। और WCR खत्म हो गया, क्योंकि ये पहले क्रेडिट था, अब हमने एंट्री क्या कर दी? WCR to A to B, और ये खत्म हो गया। अब खत्म का मतलब क्या है कि इसमें कुछ बैलेंस नहीं बचा, खत्म का मतलब यही है। WCR अकाउंट बना के देख लो, WCR अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 30,000, ये पहले से था। अगर बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे WCR हमारे को दे रखा होता है, क्रेडिट साइड पे ही होता है, इसका मतलब ये है कि अगर हम WCR का अकाउंट बनाएं तो यहां बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रिफ्लेक्ट होगा। और अब हमने ये जर्नल एंट्री कर दी WCR to A to B, यानी WCR अकाउंट डेबिट 2A 18,000, 2B 12,000, देखो इसमें कोई बैलेंस बचा? कोई बैलेंस बचा ही नहीं इसमें, यानी WCR खत्म हो गया। क्लियर हो गई बात? और केस क्या हो सकता है इसमें?
ये तो बात यहां तक सीमित थी कि भैया वर्कमैन का कोई क्लेम है ही नहीं। अगर वर्कमैन का कोई क्लेम हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है कि वर्कमैन का क्लेम है 10,000, वर्कमैन का क्लेम है 10,000, यानी 10,000 वर्कर्स को देना है। इसका मतलब 10,000 तो लाइबिलिटी में बदल जाएगा, ये प्योर लाइबिलिटी में बदल जाएगा कि उनको देना है, और 20,000 हमारे पास क्या रहेगा, स्पेयर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री WCR अकाउंट डेबिट, इसको तो खत्म करना ही है 30,000 टू वर्कमैन क्लेम, कितना 10,000। वर्कमैन क्लेम में कितना बदल गया 10,000, क्योंकि कितना क्लेम देना है 10,000, और बाकी हमारे पास 20,000 क्या रह गया, स्पेयर रह गया। जो 20,000 स्पेयर रह गया उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2A कैपिटल 2B कैपिटल, यानी हमारे पास टोटल कितना था 30, 10 चला गया क्लेम में, कितना रह गया 20। 20 को ओल्ड रेशो में अगर बांटे कितना रह गया 12,000 इसको मिल जाएगा, 8,000 इसको मिल जाएगा। ये जर्नल एंट्री हो गई। अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम देना ही पड़ सकता है, यानी जितना क्लेम हो, टोटल जितना रिजर्व हो, उसमें से जितना क्लेम है उसको क्रेडिट कर दो और बाकी का पोर्शन पार्टनर्स को क्रेडिट करके खत्म कर दो। जर्नल एंट्री ये बनेगी। क्लियर हुई बात, कोई डाउट? और इसमें मैक्सिमम संभावना क्या हो सकती है? यहां तो क्या था कि रिजर्व में प्रॉफिट ज्यादा पड़े हुए थे, क्लेम कम था, प्रॉफिट बच गया, पार्टनर्स को बांट दिया। अब ये भी तो हो सकता है ना कि रिजर्व कम है, रिजर्व कम है और क्लेम ज्यादा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर रिजर्व कम है और क्लेम ज्यादा है, अब क्या करें? अगर रिजर्व ज्यादा है और क्लेम है कम, हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है 30,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि वर्कमैन का जो क्लेम है वो है 50,000। क्लेम कितना है 50,000, यानी वर्कमैन का जो क्लेम है WC वो है 50,000। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है। और हमारे पास पैसे कितने पड़े हुए हैं, इसका मतलब 30 तो ये खत्म ही हो गया, 30 तो इसमें से दे दो। कितने बचे पीछे, 20 बचे। इसका मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई कि कम होगी, बढ़ गई। अगर बढ़ गई लायबिलिटी तो फिर बाकी रिवैल्यूएशन में ले जाके इसको हम सेटल कर सकते हैं। और जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, WCR अकाउंट डेबिट 30 टू वर्कमैन क्लेम कितना 50, और बाकी किसे डेबिट करूं, रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 20,000, ये एंट्री कर दो। चाहे तो ये एक एंट्री कर दो, चाहो तो अगर मुश्किल लग रही है, कंपाउंड है, तो टुकड़ों में कर दो। 2 एंट्रियां क्या बन जाएंगी, ये कंपाउंड एंट्री बन गई। 2 एंट्रियां करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट $20,000 टू वर्कमैन क्लेम 20,000। एक तो ये एंट्री कर दो, और दूसरी एंट्री क्या करो, WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन क्लेम कितनी 30,000। ये 30,000 से एंट्री कर दो, चाहे 2 ये कर दो, एक एंट्री वो कर दो, फिर वही बात है। लेकिन अगेन यहां पे जो वर्कमैन क्लेम है कितना हो गया 50,000। जो हमारी नई बैलेंस शीट है बनेगी ना, उसमें वर्कमैन क्लेम लायबिलिटी क्रिएट करी है ना हमने अभी, तो वर्कमैन क्लेम नई बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कितना शो हो जाएगा
50,000। क्लियर होगी बात? यानी रिजर्व खत्म हो गया, रिजर्व किस में कन्वर्ट हो गया? क्लेम में कन्वर्ट हो गया। कोई डाउट यहां तक? अब हमारी बात WCR के बारे में हो गई, यानी लाइबिलिटी साइड हमारी जो जो आइटम्स हो सकती हैं जो प्रॉफिट्स को, रिजर्व्स को या प्रोविजन को रिप्रेजेंट करती थी, उनको हमने एडमिशन में कैसे करना है, ये बात हो गई। क्लियर हो गई बात? लो जी, अब बैलेंस शीट में एसेट साइड अगर यही चीजें दे रखी होती, एसेट साइड अगर P&L दे रखा है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, ये तीनों चीजें आप ये समझ के चलो कि ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है और बैलेंस शीट में हमारे को ये चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं दे रखा, बैलेंस शीट में दे रखी है कौन सी बैलेंस शीट? जो A और B की ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें ये तीनों चीजों में से कोई भी रिफ्लेक्ट हो रही है, तीनों रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है। मान लो ये पड़ा हुआ है हमारे पास फिर 30,000, इनमें से कोई भी चीज लगा लो, 30,000 पड़ी हुई है, तो क्योंकि ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है और बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये लॉसेस जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, यानी पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे। एक्चुअली लॉसेस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन शब्द अच्छा नहीं है, लॉसेस के लिए राइट ऑफ वर्ड ज्यादा अच्छा है। तो जो भी ये लॉसेस पड़े थे, प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा था, चाहे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा था, और चाहे आपके पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़ा था, इनमें से कोई भी पड़ा था, तो क्योंकि ये लॉस है, लॉस को हमने राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ किसमें? पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स। तो जर्नल एंट्री, ये लॉस है ना, लॉस का मतलब क्या है? ये डेबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करो? क्रेडिट करो। और डेबिट किसे करो? पार्टनर्स को। एज अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू चाहे P&L, चाहे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, चाहे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स। इतनी सी बात है बस। तो ये जर्नल एंट्री आपने कर दी। अब ये जर्नल एंट्री कैपिटल अकाउंट्स में जब आप पोस्ट करोगे तो आपके कैपिटल अकाउंट्स ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे, कोई डाउट? लेकिन असली बात कब आती है? अगर वो कह दे कि ये जो लॉसेज हैं हमारे पास पड़े हुए, वैसे ऐसी संभावना कम है, लेकिन अगर वो कह दे कि ये जो लॉसेज हैं इनको नई बैलेंस शीट में भी शो करना है, नई बैलेंस शीट में शो करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन लॉसेज को आज ही एडमिशन के वक्त एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान रखना कि हम लॉसेज को एडजस्ट कर रहे हैं। लॉसेज को एडजस्ट करने का मतलब ये बैलेंस शीट में हम पड़े देना चाहते हैं कि ये पड़े रहे। अगर बैलेंस शीट में 30,000 पड़ा रहेगा लॉस, तो फ्यूचर में जब भी ये बटेगा तो उसमें C को भी बटेगा, जो नया पार्टनर है उसको भी मिलेगा। अगर नया पार्टनर है उसको भी ये लॉस मिलेगा, जबकि वो नए पार्टनर का तो ये लॉस था ही नहीं, तो इसको आज ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तरीका वही है, ओल्ड रेशो को न्यू रेशो में से लेस कर दो। पहले ओल्ड में इन 30,000 को बांट दो, ओल्ड में न्यू में अगर बांटेंगे तो हमारे पास 15,000, 10,000 और 5,000 आ गया। ओल्ड में अगर बांटेंगे तो 18,000
12,000 आ गया। अब ये माइनस में 3,000 आ रहा है, ये माइनस में 2,000 आ रहा है, और ये प्लस में 5,000 आ रहा है। यहां एक बात का ध्यान रखना भाई कि यहां जो ये माइनस में आ रहे हैं, ये वाले बंदे गेनिंग है यहां पे, क्योंकि लॉस की बात हो रही है। अगर लॉस भविष्य में सी को भी मिलेगा, और सी तो उसका हकदार था ही नहीं, तो इसका मतलब ये इस बंदे को 3,000 लॉस कब मिलेगा, इस बंदे को 2,000 लॉस कब मिलेगा, और इस बंदे को 5,000 लॉस ज्यादा मिलेगा। तो यहां गेनिंग कौन हो गया, ये वाले दोनों गेनिंग हो गए, और ये सैक्रिफाइसिंग हो गया। तो हमारी जर्नल एंट्री जब भी एडजस्टमेंट की बनती है, वो क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो इस केस में हम जो जर्नल एंट्री करने वाले हैं वो क्या होगी, जर्नल एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए को 3,000 से डेबिट कर दो, बी को 2,000 से डेबिट कर दो, टू सी कैपिटल अकाउंट, इसको 5,000 से क्रेडिट कर दो। यानी जो चीज प्रॉफिट हमने सीखी थी कि प्रॉफिट में सी गेनिंग था, जब हमने प्रॉफिट्स को एडजस्ट किया था तो सी गेनिंग था, लेकिन जब लॉसेस को हम एडजस्ट कर रहे हैं तो सी क्या बन गया, सैक्रिफाइस। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट तो नहीं है यहां पे। चलो अब ये हमारी जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स लॉसेस रिजर्व्स दे रखे हो सकते हैं एडमिशन के वक्त, उनकी सारी एडजस्टमेंट हो गई। या तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था या एडजस्ट करना था। कोई डाउट यहां तक एकदम क्लियर। कल को हम किसी नए टॉपिक पे, यानी अगला टॉपिक हमारा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट से पहले हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स करेंगे, राइट। कोई डाउट। अब एक लास्ट रिक्वेस्ट ये है भाई कि जो भी ये वीडियो मैं डालूंगा उस पे अपने चैनल पे, तो इसको कृपया शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। अगर उनकी कोई समस्या है इस संबंध में तो वो भी दूर हो जाएगी। क्लियर। बस धन्यवाद, शुक्रिया।